प्यारे विद्यार्थियों, मैं विपिन पारिक आप सभी का हमारे चैनल सक्षम भारत साक्षर भारत में हार्दिक स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के टाइप फर्स्ट के वाक्यों के बारे में, यानी कि आज हम जानेंगे हिंदी से अंग्रेजी बनाने वाले वाक्यों के बारे में, जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं ट्रांसलेशन। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हमें इस बात की जानकारी देता है कि कोई कार्य भविष्य में चलते रहेंगे, जैसे मैं कल दोहरान कर रहा होऊंगा, वे दिल्ली जा रहे होंगे। तो ये जो उदाहरण आपने देखे विद्यार्थियों, ये हमसे सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि कार्य के भविष्य में जारी होने की सूचना हमें मिल रही है। तो आप एक बात अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के जो वाक्य होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि कोई भी कार्य भविष्य में किसी समय तक जारी रहेंगे। अब हम चलते हैं आगे। तो आगे जैसे कि आप देख पा रहे हो, हम अब पहचान जानने वाले हैं इस टेंस के हिंदी के वाक्यों की क्या पहचान होती है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। इस टेंस के हिंदी के वाक्यों में अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। जैसे उदाहरण से आप समझिए, वह एक पत्र लिख रहा होगा, फिर है वे जयपुर जा रहे होंगे, इसके बाद है शीला चाय नहीं बना रही होगी, इसके बाद में आता है क्या मोहन कल एक मैच खेल रहा होगा, फिर आता है वे जयपुर क्यों जा रहे होंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा हर वाक्य के अंत में रहा होगा या फिर रही होगी या फिर रहे होंगे में से कुछ न कुछ जरूर आ रहा है। अब हम ये जानते हैं कि ये जो वाक्य हैं ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के किस किस प्रकार के वाक्य हैं। जैसे कि पहला जो वाक्य है वो है साधारण वाक्य, इसी प्रकार दूसरा वाक्य भी साधारण वाक्य है, तीसरा वाक्य जो है वो नकारात्मक वाक्य है क्योंकि इस वाक्य के बीच में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है। चौथा जो वाक्य है वो है प्रश्नवाचक लेकिन टाइप फर्स्ट का वाक्य है, क्योंकि जिस प्रश्नवाचक वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द आ जाता है वो प्रश्नवाचक वाक्य टाइप फर्स्ट का माना जाता है। और पांचवा और अंतिम वाक्य है प्रश्नवाचक टाइप सेकंड का वाक्य, क्योंकि इस वाक्य के बीच में एक WH वर्ड क्यों आया है। तो ऐसी परिस्थिति में इसको हम रखेंगे टाइप 2 की श्रेणी में। तो आप आसानी से समझ चुके होंगे कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों की पहचान किस प्रकार से हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। अब हम जानते हैं इस टेंस से संबंधित हेल्पिंग वर्ब के बारे में। अगर सब्जेक्ट, हमारे सवाल का जो सब्जेक्ट है, अगर वो आई या वी है तो हम इनके साथ हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे शैल बी। अगर हमारे सवाल का सब्जेक्ट आई और वी के अलावा कोई अन्य सब्जेक्ट है तो हम हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे विल बी। अब हम चलते हैं आगे। अब हम जानेंगे इस टेंस के विभिन्न प्रकार के जो वाक्य हैं, साधारण, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, सूत्र के बारे में अथवा फॉर्मूले के बारे में। अब हम जानेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो अब विद्यार्थियों अफर्मेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि विल बी या फिर शैल बी का प्रयोग हम करेंगे। इसके बाद आता है नेगेटिव टाइप का सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है विद्यार्थियों, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट का प्रयोग हम करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो विद्यार्थियों, एक बात अगर आपने ध्यान से देखी है तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस के बीच में सिर्फ और सिर्फ नोट का फर्क है। नेगेटिव सेंटेंसेस में नोट लगाने पर स्ट्रक्चर बदल जाएगा और नोट हटाने पर वो अफर्मेटिव का बन जाएगा। अब हम चलते हैं आगे के वाक्यों के स्ट्रक्चर जानने के लिए।
और सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टाइप फर्स्ट के स्ट्रक्चर को। इसका स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ये सब करने के बाद में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना आप जरूर याद रखिएगा विद्यार्थियों। अब आते हैं टाइप 2 के सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर की जानकारी लेने हेतु। टाइप सेकंड का स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और सब कुछ करने के बाद में हमें इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, यानी क्वेश्चन मार्क अंत में जरूर लगाना है। तो अब टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी मामूली सा फर्क है। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो वो फर्क आपको समझ में आ जाएगा। टाइप फर्स्ट वाले जो वाक्य हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और टाइप सेकंड वाले जो वाक्य हैं उनमें बाकी स्ट्रक्चर तो वैसा ही है जैसा टाइप फर्स्ट का है, केवल सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है आंसर बनाने के लिए उसमें हम WH वर्ड का यूज करते हैं। तो अगर आपने टाइप फर्स्ट के वाक्य अच्छे से बनाना सीख लिया तो टाइप सेकंड आपको स्वतः ही बनाने आ जाएंगे। तो ये तो थी जानकारी स्ट्रक्चर की। अब हम चलते हैं आगे हम जानेंगे एग्जाम्पल्स के बारे में, ताकि आप आसानी से समझ सकें कि किस प्रकार से इस टेंस के हिंदी से अंग्रेजी वाक्य बनते हैं। ये देखिए, एक टेबल आपके सामने है और इस टेबल के अंदर आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स हिंदी और अंग्रेजी में दिख रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है, हम कल इस समय बाजार जा रहे होंगे। तो आपने ध्यान से देखा होगा इसको और सुना भी होगा। इसमें रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, उनमें से एक संकेत आया है जिसको मैंने अलग से रेड कलर में आपके लिए लिखा है ताकि आराम से आप समझ सकें। और अब इसका अंग्रेजी बनेगा तो सूत्र के अनुसार सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। तो इस सवाल का सब्जेक्ट हुआ हम, यानी कि वी। हेल्पिंग वर्ब हम लेंगे विल बी या शैल बी में से किसी एक को। तो वी और आई के साथ हम हमेशा शैल बी का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने लगाया शैल बी, जिसको मैंने बोल्ड करके रखा है आपके लिए, तो आपको डार्क ब्लैक नजर आ रहा होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जाना, यानी कि गो, जिसमें हमने आईएनजी जोड़ के बनाया गोइंग, और ऑब्जेक्ट है टू मार्केट, इनको कहते हैं टुमारो। तो कल इस समय का पूरा अंग्रेजी बनेगा टुमारो एट दिस टाइम, या यूं भी कह सकते हैं एट दिस टाइम टुमारो। तो पहला जो उदाहरण है, पहला जो एग्जाम्पल है उसका अंग्रेजी में बनेगा ट्रांसलेशन, वी शैल बी गोइंग टू मार्केट एट दिस टाइम टुमारो। दूसरा एग्जाम्पल है अफर्मेटिव सेंटेंस का, वह परसों कमरे की सफाई कर रही होगी। तो इस सवाल का संकेत है रही होगी, सब्जेक्ट है वह यानी कि सी, और सी के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लिया है विल बी। सफाई करना जो वर्ब है उसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लीन, और आईएनजी लगाने में बना क्लीनिंग। तो सी विल बी क्लीनिंग द रूम द डे आफ्टर टुमारो, यानी कि परसों को कहते हैं द डे आफ्टर टुमारो। तो पूरा उत्तर बनेगा सी विल बी क्लीनिंग द रूम डे आफ्टर टुमारो। अगला उदाहरण है, वे चाय बना रहे होंगे। तो इसमें संकेत है रहे होंगे, सब्जेक्ट है वे यानी कि दे, हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे विल बी। चाय बनाना या चाय तैयार करना इसको हम कहते हैं प्रिपेयर, आईएनजी लगाएंगे तो बनेगा प्रिपेयरिंग, और ऑब्जेक्ट है टी यानी चाय। तो उत्तर बनेगा अंग्रेजी में दे विल बी प्रिपेयरिंग टी। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के जो वाक्य हैं वो मैंने यही लिए हैं ताकि आप समझ सकें आसानी से और तुलना करके दोनों के अंतर को पहचान सकें। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जो 3 वाक्य हमने अभी देखे थे उन्हीं को मैंने नहीं का प्रयोग करते हुए नेगेटिव बना दिया। तो पहली बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी नेगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे हिंदी में तो उनमें नहीं शब्द का प्रयोग किया जाएगा, और इसकी वजह से अंग्रेजी में जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ में हम नोट का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, पहले सवाल में हम कल इस समय बाजार नहीं जा रहे होंगे, तो इसका उत्तर बनेगा वी शैल नॉट बी गोइंग टू मार्केट एट दिस टाइम।
वी सेल नॉट बी, आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट का प्रयोग किया, सेल नॉट बी। बस यही अंतर है दोनों प्रकार के वाक्यों में, और कोई अंतर नहीं है। जब भी नेगेटिव सेंटेंसेस आप हल करें, आप विल बी या सेल बी में से जो भी हेल्पिंग वर्ब लें, उन दोनों के बीच में नॉट को रखें, और आपको जैसे पहले जो आप हल करते थे वैसे ही हल करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा सेल नॉट बी किस प्रकार आया। एक और उदाहरण, वह परसों कमरे की सफाई नहीं कर रही होगी, तो सी विल नॉट बी क्लीनिंग द रूम द डे आफ्टर टुमारो। यहाँ हमने सब्जेक्ट सी होने पर हेल्पिंग वर्ब विल नॉट बी का प्रयोग किया है, और नॉट विल और बी के बीच में लगाया क्योंकि वाक्य नेगेटिव है। वे चाय नहीं बना रहे होंगे, तो दे विल नॉट बी प्रिपेयरिंग टी। यहाँ सब्जेक्ट है वे यानी कि दे, तो हेल्पिंग वर्ब हमने काम में ली विल बी। वाक्य नेगेटिव होने की वजह से हमने नॉट का प्रयोग विल बी के बीच में किया है, तो पूरा उत्तर बना दे विल नॉट बी प्रिपेयरिंग टी। तो इस प्रकार से आप दोनों टेबल्स की तुलना करते हुए बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि अफर्मेटिव में और नेगेटिव में क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं। अब चलते हैं आगे। आगे चलने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब विल नॉट बी का या फिर सेल नॉट बी का यूज आपको करना है। उदाहरण से हम और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे, और आगे हम जानेंगे इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट और इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड के एग्जाम्पल्स के बारे में, क्योंकि जितना हम ज़्यादा एग्जाम्पल्स देखेंगे उतना ज़्यादा हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ भी आप एक टेबल देख रहे होंगे। इस टेबल के दो भाग मैंने बनाए हैं। पहला भाग जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टाइप फर्स्ट का है, और दूसरा भाग है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टाइप सेकंड का। तो पहले भाग के वाक्य हम सबसे पहले देखेंगे। पहले वाले भाग के जो प्रश्न हैं उनकी पहचान मैंने आपको बताई थी। वे वाक्य क्या से शुरू होते हैं? तो देखिए पहला सवाल, क्या वह कल बाजार जा रही होगी? तो क्या से शुरू होने वाले जो भी प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, इसलिए हमने यहाँ शुरुआत हेल्पिंग वर्ब विल से की है। सब्जेक्ट है वह, तो हमने लिया सी, और विल के साथ बी का प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ दोनों के बीच में सब्जेक्ट आया, उसका कारण है वाक्य प्रश्नवाचक है। जब भी वाक्य प्रश्नवाचक होता है तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है विल बी या सेल बी, उसके बीच में हम सब्जेक्ट को जरूर रखते हैं। ये इस प्रकार से नियम है विद्यार्थियों, और हमने उसी नियम की पालना करते हुए ये दोनों वाक्य आपके सामने हल करके रखे हैं। तो विल सी बी गोइंग टू मार्केट टुमारो। दूसरा उदाहरण लेते हैं, क्या हम कल इस समय पढ़ रहे होंगे? तो इस सवाल की शुरुआत भी क्या से हुई है, तो इसका अंग्रेजी जब ट्रांसलेशन करेंगे तो इसको भी हम हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करेंगे। हमारे सवाल का सब्जेक्ट है हम यानी कि वी, और वी और आई के साथ हमेशा हम सेल का यूज करते हैं। कंटिन्यूस टेंस है, इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे सेल बी। तो हमारे सवाल की शुरुआत होगी सेल से, सब्जेक्ट आएगा बीच में वी, और बी का जो हिस्सा है वो हम सब्जेक्ट के बाद में रखेंगे। तो शुरुआत होगी सेल वी बी से। पढ़ना को कहते हैं, यानी कि पढ़ना का मतलब हुआ अध्ययन करना, तो अध्ययन करना या पढ़ना को कहते हैं स्टडी। स्टडी में आईएनजी जोड़ेंगे तो बनेगा स्टडीइंग। कल को कहते हैं टुमारो, और इस समय एट दिस टाइम। तो पूरा अंग्रेजी में आंसर बनेगा सेल वी बी स्टडिंग टुमारो एट दिस टाइम। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज टाइप फर्स्ट के जो एग्जाम्पल्स हैं, किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं, सेंटेंसेज को किस प्रकार से बनाया जाता है, मूल रूप से आपको दो ही बातों का ध्यान रखना है। एक तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज की पहचान क्या होती है, और दूसरा वहाँ हेल्पिंग वर्ब का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज टाइप 2 के प्रश्नों को हल करने के लिए। तो पहला प्रश्न है, शीला कल बाजार क्यों जा रही होगी? तो इस सवाल में आपने देखा कि बीच में एक WH वर्ड आया है, जिसको मैंने हरे रंग में आपके लिए लिखा है ताकि आप अलग से देखें इसको और पहचान जाएं। इस सवाल में WH वर्ड आया है क्यों,
इसलिए इस सवाल का जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो इसी से हम अंग्रेजी के वाक्य की शुरुआत करेंगे। बाकी सारा काम वैसे ही होगा जैसे इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट के वाक्यों को हल हमने करते समय किया था। तो सबसे पहले आएगा WH वर्ड वाई, उसके बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब और इस सवाल का सब्जेक्ट है शीला। इसकी वजह से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम करेंगे विल बी का। तो वाई विल शीला बी गोइंग टू मार्केट टुमारो। बाकी का पूरा हिस्सा विद्यार्थियों वैसा ही हल करना है जैसे इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट में हमने हल किया था। एक बार फिर आप देख लीजिए दोनों सवालों को तुलना करके, शायद आप समझ चुके होंगे। एक और उदाहरण लेते हैं, आप और अच्छे से समझ पाएंगे। कल हम इस समय क्या पढ़ रहे होंगे। सवाल का सब्जेक्ट है हम। सवाल के अंदर जो WH वर्ड आया है यानी WH वर्ड की जो जानकारी हमें मिली है वो है क्या। तो उत्तर की शुरुआत हम इस क्या से ही करेंगे, यानी क्या को अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट। हेल्पिंग वर्ब हम लेंगे शैल बी, क्योंकि हमारे इस सवाल का सब्जेक्ट है हम। तो व्हाट शैल वी बी स्टडिंग टुमारो एट दिस टाइम। अध्ययन करना या पढ़ना को कहते हैं स्टडी, ING जोड़ने पे बना स्टडिंग। देखा विद्यार्थियों आपने किस प्रकार से बड़े आसानी से हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सवालों को हल करने में सक्षम बनते जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप भी अभ्यास करते हुए, निरंतरता बरतते हुए इन चीज़ों में पारंगतता हासिल करेंगे। और आपकी पारंगतता को परखने के लिए मैंने कुछ सवाल बनाए हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि अब तक हमने क्या सीखा। तो एक बार एक नज़र डाल लेते हैं हमारे आज के टॉपिक के क्विक रिवीजन पर। तो आज हमने सीखा अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अफर्मेटिव एकदम साधारण वाक्य होते हैं जैसे राम खेल रहा होगा, राम विल बी प्लेइंग। हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी का यूज़ हम करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में हमने सीखा कि ऐसे वाक्यों के बीच में नहीं शब्द का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल है हिंदी में राम नहीं खेल रहा होगा और अंग्रेजी में राम विल नॉट बी प्लेइंग। तो ये जानकारी हमने प्राप्त की अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इसके बाद में हमने जाना इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट और सेकंड के बारे में। तो इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट में हमने जाना था आज के वीडियो में कि ऐसे वाक्यों की शुरुआत में क्या शब्द आता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, क्या राम खेल रहा होगा, विल राम बी प्लेइंग। इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड के बारे में आज के वीडियो में हमने जाना ऐसे वाक्यों के बीच में WH वर्ड का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, राम कहाँ खेल रहा होगा। यहाँ भूल से मैंने पूर्ण विराम लगा दिया है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। और अंग्रेजी में एग्जाम्पल है वेयर विल राम बी प्लेइंग। तो इस प्रकार से हमने इनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब वो बात जो मैं आपसे कुछ देर पहले कर रहा था कि आप पारंगत होंगे और आपकी पारंगतता और दक्षता को परखने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बनाए हैं। तो ये रहे एग्जाम्पल आपके सामने। इन सभी एग्जाम्पल्स को आपको हल करके हमारे तक इनके उत्तरों को पहुंचाना होगा ताकि हमें पता चले कि हमारे द्वारा जारी किए हुए वीडियो से आप कितना फ़ायदा ले रहे हैं, आपके टेंसेस कितने अच्छे हो रहे हैं। तो आशा करते हैं आप बढ़िया से बढ़िया प्रदर्शन करेंगे और जल्दी से जल्दी हम तक ये आंसर पहुंचाएंगे। विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।